चलिए तो अब देखते हैं, अभी प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन इंडक्टर एंड स्विचिंग कंडीशन। ओके, उसमें मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो उससे मैंने बहुत सारी चीजें बताया आपको। तो मैं आज ये क्वेश्चन ले रहा हूं और इसमें देखो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टू टाइम कॉन्स्टेंट्स। ओके, टू टाइम कॉन्स्टेंट, यहां देखना दो टाइम कॉन्स्टेंट है, मजा आएगा आपको। ओके, देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या एग्जैक्टली है। ये कुछ सर्किट आपको दिया है, कह रहा है फॉर t लेस देन 0 स्विच क्या है बेटा, ओपन है। ओके, स्विच ओपन है एंड फॉर t ग्रेटर देन 0 स्विच क्या है, सॉरी स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज है, सॉरी स्विच क्लोज है एंड स्विच क्या है, ओपन है। सर्किट में दिख रहा है आपको कि t 0 पे स्विच ओपन हो जा रहा है, ऐसे एरो बना है मतलब ओपन हो रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड एरो होता तो ये क्लोज हो रहा है। ओके, तो आपके पास ये कंडीशन आपको दिया, आपसे बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में एक बार देख लूं क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट t, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट t। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बताइए कैसे आप सॉल्व करोगे। आपको पता है कैपेसिटर का अगर आप इक्वेशन लिखते हो, ट्रांजिएंट इक्वेशन, कैपेसिटर का ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो बेटा, फॉर, यहां मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, फॉर कैपेसिटर, तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, फॉर कैपेसिटिव नेटवर्क, फॉर कैपेसिटिव, कैपेसिटिव कहने का मतलब केवल आरसी नेटवर्क है, आरसी नेटवर्क फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, इज इट करेक्ट, आरसी नेटवर्क। द ट्रांजिएंट के लिए वोल्टेज इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, v ऑफ सी टी इज इक्वल टू वी सी इनफाइनाइट प्लस वी सी 0 प्लस माइनस वी सी इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी बाई कितना, टाउ। टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, इज इट करेक्ट। ये क्या होती है, स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो ये कौन सी वैल्यू होती है बेटा, स्टेडी स्टेट वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज होता है बेटा, इनिशियल वोल्टेज। ये आपका क्या होता है, स्टेडी स्टेट वोल्टेज। और ये टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट फॉर द आरसी नेटवर्क, इज इट करेक्ट। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांजिएंट इक्वेशन होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, नॉट फॉर द सेकंड ऑर्डर सर्किट, इट्स फॉर ओनली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का मतलब होता है कि आपके सर्किट में नॉन सेपरेबल कितने सारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। नॉन सेपरेबल मतलब जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, जितने भी एलिमेंट को आप सेपरेट कर सकते हो वो क्या होते हैं, आपके सेपरेबल एलिमेंट्स होते हैं। बट अगर नॉन सेपरेबल कहने का मीनिंग क्या है, मान लिया कि मेरे पास क्या है, आर है और यहां पे क्या है बेटा, सी है, यहां पे क्या है, यहां पे भी सी है, यहां पे भी क्या है बेटा, सी है। तो आप बताइए इसका ऑर्डर ऑफ द सर्किट बोला जाएगा तो क्या बोलोगे आप, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो, तो मतलब एक सी इक्विवेलेंट बन सकता है मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही स्टोरिंग एलिमेंट हुआ ना, तो इसलिए इसको क्या हुआ, ये आप सेपरेट कर सकते हो, इज इट करेक्ट। तो आपके पास क्या हो गया, कितने नॉन सेपरेबल आपके एलिमेंट होते हैं वही क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ द सर्किट। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 होगा। अगर यही ऐसा होता लाइक दिस वन, देखो जरा ध्यान से, ये कैपेसिटर, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया, यहां एक रेजिस्टेंस हो गया, ऐसा कुछ सर्किट होता, मान लो ऐसा कुछ होता। अब बताइए क्या इन दोनों कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब कितने स्टोरिंग एलिमेंट, 2 स्टोरिंग एलिमेंट, इनको आप कॉम्बिनेशन बना के सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेपरेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर द 2 एलिमेंट दैट आर नॉन सेपरेबल स्टोरिंग एलिमेंट, और कितना हो गया, 2 हो गया, इज इट करेक्ट। ऐसे आप यहाँ L होता, मान लो L और C का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, इज इट करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता, फिर से ऑर्डर क्या हो जाता, 2 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर के बाद यहाँ एक L लगा होता, तब बताइए इसका ऑर्डर कितना हो जाता, 2 को सेपरेट कर सकते हो, L के साथ एक L और एक C, 2 स्टोरिंग एलिमेंट, ऑर्डर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ सर्किट। थोड़ा सा एकदम बेसिक्स बता रहा हूं, और क्रैश कोर्स या पेड कोर्स में बहुत ढंग से पढ़ाया गया है, तो आई थिंक यू कैन डू दिस थिंग। I don't need to explain much more about this thing. Okay? अब यहां पे एक बार देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आया, यहां देखो जरा ध्यान से, जब ये ऐसा क्वेश्चन आया, अब अगर
दो एलिमेंट को पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट करना होता है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या कि यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज सेम होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इस सी को इसके साथ आप मर्ज नहीं कर सकते। तो आप ओवरऑल देखो कि सर्किट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्किट दिखाई दे रहा है, एक सी है, दो स्टोरिंग एलिमेंट आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो आप ऑर्डर ऑफ द सर्किट वन डायरेक्टली नहीं कह सकते। ओके, तो अब आप दिमाग लगाओगे कि सर अब अगर इफ ऑर्डर ऑफ द सर्किट आपको नहीं दिख रहा है कि कैसे मैं डिसाइड करूं, 1 होगा 2 होगा क्या होगा, तो आपके पास क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक लाप्लास डोमेन अप्रोच होता है। लाप्लास डोमेन अप्रोच होता है कि नहीं होता? लाप्लास डोमेन अप्रोच, इज इट करेक्ट? तो लाप्लास डोमेन में आप क्या कर देते हो, इनिशियल कंडीशंस को फाइंड आउट करके लाप्लास डोमेन में आप रिप्लेस करके आप सर्किट में चीजों का फाइंड आउट करते हो। यही लाप्लास डोमेन में आप करते हो। बट जब तक बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो तब तक आप लाप्लास डोमेन को फॉलो अप मत करो। एक बार लाप्लास डोमेन लिखो फिर उसका इनवर्स लगाओ, तो इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों करना? ओके, बट अगर कहीं कुछ भी ना समझ में आए, लाप्लास डोमेन बिल्कुल लगाइए आप, वो बेस्ट अप्रोच होगा। बट अगर चीजें सुटेबली इजिली हो सकती टाइम डोमेन से, तो आप टाइम डोमेन को प्रेफर करिए। अब जैसे यहां देखिए, आप जरा ध्यान से देखो कि आपको यहां क्या दिख रहा है। अगर V0t हमको चाहिए तो ध्यान से देखना जरा सर्किट को। ओके, अगर इसको मैं अच्छे से देखूं इस सर्किट को, तो यहां मुझको दो पैरेलली कनेक्टेड दो आरसी नेटवर्क दिख रहे हैं जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड। ध्यान से देखो, ये एक नेटवर्क, ठीक है, इसको मैं कह दूं RC2 नेटवर्क, और इसको मैं कह दूं ये वाला नेटवर्क। ध्यान से देखो, ये नेटवर्क। ओके, ये नेटवर्क क्या हो गया, दिस इज द RC1 नेटवर्क। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर ये एक पूरे ब्लॉक को मैं ले लूं तो ये ब्लॉक और ये दोनों ब्लॉक आपस में किस में कनेक्टेड, पैरेलली कनेक्टेड, सीरीज कनेक्टेड, दोनों सीरीज में कनेक्टेड। अरे भाई देखो ना ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ऐसे हटा के ऐसे बना देता, बस आपके कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं, दैट्स इट, ऐसे करके, और यहां से इसको ऐसे लगा देता, कोई इफेक्ट पड़ा इससे? नो, देयर इज नो इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, जो करंट यहां पे होगी वही करंट यहां पे भी होगी, वही करंट यहां, मतलब इस ब्लॉक में जो टोटल करंट आएगी और इस ब्लॉक में जो टोटल करंट आएगी दोनों सेम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि यहां पे 2 RC नेटवर्क RC1 एंड RC2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, है कि नहीं? ऐसा कनेक्टेड इन सीरीज, सही है, बिल्कुल सही है। तो दो आरसी नेटवर्क आपको दिख रहे हैं, तो मैं सेपरेट एनालिसिस कर लेता हूं ना, इजी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से क्या करना है मुझको, तो इसको मैं हटा दूं बेटा। अब आप बताइए, अब अगर मैं सेपरेट एनालिसिस करना चाहूं तो मैं RC1 के लिए एक एनालिसिस कर लूंगा, RC2 के लिए एनालिसिस कर लूंगा, और मुझे पता है कि इस ब्लॉक में जो करंट टोटल जाएगी, मतलब इस पॉइंट में जो करंट होगी वही डिस्ट्रीब्यूट होगी ना इसमें और इसमें, फिर यही दोनों मिलके ये वाली करंट निकालेंगे और ये करंट सेम आएगा। इसका मतलब इस ब्लॉक दोनों में करंट क्या होगा, सेम ही आएगा। ब्लॉक में मैं करंट बोल रहा हूं, ये करंट और ये करंट सेम नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पूरे ब्लॉक में जो टोटल करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट बाहर भी निकल आएगी और वही करंट इसमें भी एंटर करेगी। ओके, तो मैं सेपरेट एनालिसिस कर लेता हूं, इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखना। ओके, अब आप बताइए, अगर मैं कह दूं, मान लो सेपरेट टाइम डोमेन में एनालिसिस करना है, तो अगर मैं कह दूं कि ये नेटवर्क है ही नहीं सर्किट में, तो इसका मतलब केवल ये वाला नेटवर्क है, करंट इसमें ये आपकी फ्लो कर रही है। इज इट करेक्ट नो? अब सोचो, जरा सोच के देखो इस चीज को। अगर मैं इस करंट को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मान लो मैं इसको निकाल भी दूं इस नेटवर्क से, मान लो निकाल भी दूं इस नेटवर्क को और इसको एक शॉर्ट सर्किट ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो बताओ करंट तो उतनी ही फ्लो करेगी ना इसमें। एक बार हम इन दोनों को लेके करंट निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो जो इसमें ड्रॉप आएगी इसका इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। सिमिलरली करंट अगर हम पहले जानते हैं और इसमें हमको पता है, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट में ऑलरेडी हम इन दोनों को कंसीडर कर चुके थे, है कि नहीं? सिंपल सा बेसिक नेटवर्क। ओके, तो इसका मतलब मैं दोनों ब्लॉक से अलग अलग भी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकता हूं और वो फटाफट आंसर आएगा। देखो जरा ध्यान से, अब जब भी आपको एक्सप्रेशन लगाना है VCT का, आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए होते हैं, VC इनफाइनाइट और VC 0+। ओके, अब बताइए जरा, ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो मैं ये थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि आप डायरेक्टली टाइम डोमेन सॉल्व कर सकते हो। लाप्लास डोमेन एक ऑप्शन है आपके पास, बट इतनी मेहनत मत करो लाप्लास डोमेन के लिए,
बेटर है कि आप टाइम डोमेन फटाक से निकाल दो, किसी ने ट्रांजिएंट ढंग से पढ़ लिया होगा तो उसका आंसर वो तुरंत बता देता। ओके, अब आप बताओ बेटा, अब आप बताइए मुझको एक चीज, अब ध्यान से देखो, अगर मैं VC की बात करूं तो एक तो 5 माइक्रोफैरेड है, एक 1 माइक्रोफैरेड, आपको V0T निकालना है। तो V0T कब निकलेगा? V0T तभी निकलेगा, आप ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिएगा, जब आपको कौन सा वोल्टेज पता हो। V0T अगर पाना है तो यहां का वोल्टेज पता होना चाहिए और यहां का वोल्टेज पता होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज पता चल गए, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो हमको क्या मिल जाएगा? V0T मिल जाएगा। दैट्स इट। अब बताइए, अगर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड, जो वोल्टेज यहां पर आएगा वही वोल्टेज यहां पे भी आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम मैनर में जो वोल्टेज यहां पे वही वोल्टेज आपको कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। इज इट करेक्ट ना? तो अगर मैं कह दूं कि इस वोल्टेज में जो वोल्टेज इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, उस वोल्टेज का नाम मैंने क्या दे दिया? VC1 नाम दे दिया। सही है कि नहीं सही है? नेक्स्ट बताइए। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? VC2 नाम दे दिया। सही कि नहीं सही है? इसको मैंने कह दिया VC1 इसके क्रॉस, VC2 इसके कह लो या इसके कह लो, दोनों मीनिंग एक है। अल्टीमेटली मुझको VC1 और VC2 की वैल्यू अगर मिल गई, दोनों का ऐड कर दिया, मुझको V0T की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अब VC1 VC2 तो मैं फटाक से निकाल दूंगा। देखो जरा कैसे, ध्यान से देखिए जो। आप बताइए, मैं अगर कहूं केस फर्स्ट, मैं एक एक पॉइंट, मैं ज्यादा टाइम लेके इसलिए समझाता हूं, ये क्वेश्चन केवल 2 मिनट का क्वेश्चन है, बट मैं ज्यादा टाइम लेके इसलिए समझा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट, वो मेरा मोटिव है। ओके, अब आप बताइए बेटा, अब आप बताइएगा, जरा ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। केस फर्स्ट, फॉर T लेस देन 0, बोलो जरा। T लेस देन 0 को आप बताइए, स्विच क्या है आपका? क्लोज है। स्विच क्लोज है। स्विच आपका क्या है बेटा? क्लोज है। इनिशियली आपका क्या है? क्लोज है। क्लोज है तो बताइए जरा, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे कैसा बिहेवियर होता है? ओपन सर्किट। सही कि नहीं सही है? तो आप बताइए जरा, अब अगर स्विच आपका क्लोज था तो सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट बन गया आपका, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस, बोलो बेटा, ये आपका क्या हो गया? 15 ओम। स्विच क्लोज कर दिया, बोलो यहां क्या है? रेजिस्टेंस 20K, ऊपर क्या हो चुका है? बोलो ओपन सर्किट। नेक्स्ट बताइए बेटा, इधर क्या होगा? ये क्या हो चुका है? ओपन सर्किट। और यहां क्या है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ कितना? जल्दी बता दो, ये लो। अब बताइए, अब 20K, ये कितना बेटा? 40K है। चलो भाई 40K लिख दिया, एकदम सही है। अब बताइए, अब ये कितना है? 15K है। ये कितना है बेटा? 15 वोल्ट है। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं हम लोग। अब बताइए जरा, ये करंट कितनी आ जाएगी? इसको मैं I0 मान लूं, कोई इश्यू है? नहीं इश्यू है। तो आप बताइए, अगर ये करंट में निकालना चाहो तो बोलो जरा कितना आ जाएगा? I0 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 10, 15 प्लस 20, 35, 35 और 40 कितना होता है? 75। तो मैं क्या लिखूं? 75 इंटू 10 टू द पावर कितना? 3, क्योंकि किलो ओम में है। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बेटा 15 डिवाइड बाई 75.2 मिली एम्पियर। 0.2 मिली एम्पियर। ओके, सही है। 10 पावर ऊपर गया, -3 हुआ, 10 पावर -3, तो कितना आ गया? 0.2 मिली एम्पियर। तो ये मेरा करंट की वैल्यू आ गई। अब बताना जरा क्या होगा, आप बताइए जरा। VC1, VC2, VC1 की जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज यहां होगा वही यहां पे भी होगा, ओपन सर्किट के क्रॉस भी। तो आप बताइए, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या कहलाएगा? VC1 की कौन सी वैल्यू? 0 कंडीशन पे, ये सॉरी 2 है ना, ये 2, और यहां क्या होगा? VC1 0 कंडीशन में। सही है कि नहीं सही है? अब बताइए, VC1 और VC2 अगर निकालना है तुमको, तो बोलो जो करंट इसमें जा रही, इस रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज आ गया। जो करंट जा रही है, इस रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज आ गया। क्योंकि इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो कौन सी करंट जाएगी? I0। तो आप बताइए, VC1 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? बोलो बेटा, करंट की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस पता है, बोलो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 0.2, दैट्स इट। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 इज इक्वल टू कितना? वोल्ट। ये K में है, ये मिली में है, दोनों कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे, कितना आएगा? 8 वोल्ट। सिमिलरली VC2 0 की वैल्यू जो होगी, ये कितनी आ जाएगी? 20
इनटू कितना बेटा, बोलिए I0 मतलब 0.2, कितना आ गया 4 वोल्ट की इक्वल। सही है। आपने जब स्विच आपका क्लोज था t लेस देन 0 पे, ये वोल्टेज इसकी वैल्यू आ गई किसके, कैपेसिटर के अक्रॉस, और इसकी बड़ी जरूरत थी हमको ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखने के लिए। ओके, लाप्लास से भी करोगे तो भी इसकी तुमको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये, आपको इसको पहले फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब मैं और आगे बढ़ता हूं, हटा दूं इसको, चलो ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमको। ओके, आपको पता ही है तो बाद में भी लिख देंगे, ऐसी क्या टेंशन है। अब आप बताइए, अब अगर मैं कहूं आपसे कि फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बनाइए, t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बनाइए, क्या होगा सर्किट, बताइए जरा कैसे आपका बनेगा। तो सर्किट आप बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलिए बेटा। t ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ फॉर t ग्रेटर देन 0 स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। होगा कि नहीं होगा, स्विच अगर क्लोज होगा तो बोलिए सर्किट कैसा दिखाई देगा, बोलो बेटा सर्किट कैसा दिखाई देगा। स्विच क्या होगा, ओपन होगा ना, ओपन होगा, तो सर्किट कैसा दिखेगा, बोल दो फटाक से, सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। स्विच ओपन हो गया, हटा दो इसको। ओके, ये आपको सर्किट दिख गया फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। अब आप बताइए, अब आप खुद सोचिए और जवाब दीजिएगा मुझको। ओके, अब आप बताइए, अब क्या जब इसमें आपके पास, ध्यान देना जरा, इसमें अब इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो V0t की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, इस पे और इस पे केवल डिपेंड करे, वो पहले भी कर रही थी। ओके, अब आप बताइए, अगर यहां से ओपन हुआ तो इसका मतलब ये करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर होगी कि नहीं होगी, फटाफट बताओ। और ये करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर की इक्वल होगी। इसका मतलब 0 एम्पियर ये हुआ, अगर ये 0 एम्पियर बेटा हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 एम्पियर हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें भी 0 एम्पियर और इसमें भी 0 एम्पियर होगा। इन दोनों में जो भी करंट आएगा उसका जो समेशन आएगा वो कितना आएगा, आपका 0 एम्पियर की इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट बताइए, इसमें भी कितना जाएगा, 0 एम्पियर जाएगा। सही है, मतलब कैपेसिटर का अगर वोल्टेज डेवलप होगा, ध्यान से देखना। चलो इस चीज को एक काम करते हैं, बाद में ही समझते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, मैं पहले इक्वेशन निकाल देता हूं, फिर शायद आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक, चलो इसको बाद में ही समझते, नहीं तभी कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे आप। ओके, तो कंफ्यूज मत हो, इसको बाद में समझते हैं। अब आप बताइए, अब मुझको निकालना VC1 VC2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसमें 40 ग्रेटर देन 0 के लिए। तो क्या होता है, बोलो बेटा, VC1t अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, VC1 की इनफाइनाइट पे वैल्यू स्टेडी स्टेट प्लस VC0 की माइनस VC कितना इनफाइनाइट 1 और टाइम कांस्टेंट e⁻t बाय कितना टाउ 1। सही है। अब बताइए जरा, VC1 की अगर इनफाइनाइट वैल्यू बात की जाए तो स्टेडी स्टेट पे इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। स्टेडी स्टेट पे ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। स्टेडी स्टेट कैसा बिहेवियर होता है, ओपन सर्किट। अब अगर ये भी ओपन हुआ और ये भी ओपन होगा, स्टेडी स्टेट में दोनों की वैल्यू क्या होगी, ओपन सर्किट। तो आप बताइए क्या इसमें कोई वोल्टेज कनेक्टेड है। T इनफाइनाइट अगर अप्रोच कर रहा है तो मतलब स्विच तो ऑफ हो रखा है। स्विच अगर ऑफ हो रखा है तो इसका मतलब क्या, इधर से कोई सप्लाई ही नहीं मिल रही, तो इसके अंदर वोल्टेज भी क्या आएगा, जब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये ओपन हुआ, इसमें ऑलरेडी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। बताइए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 0 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए, प्लस का इनिशियली कितना वोल्टेज आ चुका है हमारे पास VC1 का 8 वोल्ट, माइनस का 0 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए e⁻t बाई कितना बेटा, टाउ 1 कौन सा है VC1 के लिए, ये सर्किट हम यूज कर रहे हैं। तो टाइम कांस्टेंट इसका कितना आएगा सर्किट का, कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, ये इसका टाइम कांस्टेंट इस वाले RC सर्किट का है। तो आप बताइए कितना आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, R1 कितना है 40 10 की पावर 3 इंटू C की वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर कितना -6 की इक्वल। सही है कि नहीं, सही है, सही है। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर जो आ गया, VC1t की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 8 e⁻t बाई कितना बेटा 40 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 की इक्वल। दिस इज द VC1t की वैल्यू आ गई फॉर
टी ग्रेटर देन 0 और ये सेटिस्फाइड है। टी 0 पे अगर इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी 1, कितना वोल्ट आना चाहिए 8 वोल्ट। VC1 0 की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट की इक्वल है, सही है। तो एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशन ने VC1 का फाइंड आउट कर लिया। अब बताइए, अब अगर मुझको VC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, बताइए जरा कैसे फाइंड आउट करूं, कैसे मैं निकालूं, बताओ जरा कैसे बेटा निकलेगा, बताइए तो कैसे निकलेगा। 4 वोल्ट है, ओके। VC2 फटाफट बता दो। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो देखो इजी है एकदम। VC1T अगर आप ट्रांजिएंट ढंग से पढ़ो तो ये केवल 1 मिनट के अंदर इसका एक्सप्रेशन आपका निकल जाना चाहिए, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताइए जरा, सिमिलरली फॉर VC2 अगर लिखोगे एक्सप्रेशन तो क्या मिलेगा, VC2 इनफाइनाइट प्लस VC2 0 माइनस VC इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t बाई अब टाइम कांस्टेंट सेकेंड वाले RC सर्किट का इसका सेपरेटली में कर दिया और बिल्कुल ये होगा, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अगर करंट तुम जान चुके हो तो इसका मतलब आप इसको अलग करो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है, इसके वोल्टेज पे केवल इस करंट का रोल है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। अब बताइए, अब अगर मैं कहूं कि VC इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही तो आएगी स्टेडी स्टेट पे, क्यों, क्योंकि ये अगर इससे कनेक्ट ही नहीं है तो कोई भी करंट यहां सप्लाई नहीं होगा और स्टेडी स्टेट पे इसकी ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा और ये करंट अगर ये ओपन हुआ तो इसमें करंट 0 हुई, ये ऑलरेडी 0 है तो इसमें 0 ही जाएगी, तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही तो होगा VC2 का ड्रॉप, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू कितनी 0 प्लस ये कितना था 4 वोल्ट माइनस 0 e टू द पावर माइनस t बाई, बोलो बेटा टाउ 2 कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 पावर कितना -6 की इक्वल, सही है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, VC2 इज इक्वल टू 4 e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाई 5 दूनी 10 कितना होता है 100 का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 प्लस 10 पावर 3 कितना 10 पावर 5, तो कितना बचा 10 पावर -1 और 10 पावर -1 को क्या लिख सकते 0.1 की इक्वल, सही है। यह आ गया VC2, ओके। अब बताइए जा, तो फाइनली अगर मैं लिखूं अब V0T कितना होगा, तो V0T क्या है, इन दोनों में केवीएल लगाओ ना, दिस प्लस दिस, तो दोनों सम कर दो, VC1T प्लस का VC2T, वैल्यू लिख दो बेटा 8e टू द पावर, ये कितना होगा आपका 10 पावर 3 है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख दो ना -t डिवाइड बाई 0.2 हो गया, 3 तक जाना है तो 0.04 प्लस का 4e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाई कितना बेटा 0.1 की इक्वल, सही है। ये V0T का एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर V0T जो आपको फाइंड आउट करना था, ओके। तो V0T आ गया। अब इसमें तुम इसको और इजी सोच सकते थे, कैसे, आपको इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत भी नहीं थी, मैं तो बस आपको इसलिए लिखा कि आप ये एक्सप्रेशन बड़े वेल नोन हो इसलिए लिख दिया केवल। आप खुद सोचो, अगर जब स्विच ओपन हो गया तो एक सोर्स फ्री सर्किट बन गया, जब भी सोर्स फ्री सर्किट होता है तो हमेशा कैसा एक्सप्रेशन होता है, स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन। और स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है बेटा, इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस t बाय कितना उसका टाइम कांस्टेंट, यही होता है स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ओके। तो स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन तो मिलना था, और कैपेसिटर केस में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, एनर्जी के लिए एसोसिएट होता है, तो ऑब्वियस बात VCT की वैल्यू डिस्चार्जिंग ही मिलनी थी, मतलब कम होगी टाइम के साथ साथ, तो कम हो रही है ना, देखो ना e का फंक्शन -t बाई 0.1 है, तो कैसा आएगा, अगर इसको भी ड्रॉ करते तो कैसा आता बेटा, बोलिए जरा, कुछ इस तरीके वोल्टेज का
आपका ग्राफ बनेगा। इसका अगर ड्रॉ करते इस वाले वोल्टेज का, तो इसका भी कैसा बनता बेटा, कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनता। इसका इनिशियल वोल्टेज कितना आता, 4, इसका कितना आता बेटा 8, स्टेडी स्टेट इसका भी 0, इसका भी 0। इन दोनों का समेशन अगर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों ग्राफ को जोड़ दो, जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज योर द वैल्यू ऑफ V नॉट टी। समझे मेरी बात? तो V नॉट टी की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। अब स्टेडी स्टेट पर अगर पूछ लेता, जरा सब कुछ देखते ना ध्यान से, इससे देखो कितनी एनालिसिस V नॉट टी कर सकते हैं। तो V नॉट टी हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी। ओके चलो, अब इसमें अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को और एनालाइज करता और क्या क्या इसमें पूछ सकता था, सोचो जरा क्या क्या बेटा पूछ सकता था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, इसमें आपसे पूछ सकता था, बताइए स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ V नॉट टी। तो स्टेडी स्टेट अगर वैल्यू निकालनी होती, मान लो इसी क्वेश्चन इज डन, V नॉट टी इज डन। अब अगर पूछ लेता कि स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ V नॉट टी, तो कितनी आती, V नॉट टी एट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो। टी अगर इनफाइनाइट तुमने पुट किया तो बोलो जरा ये वैल्यू क्या होगी, 0, और ये भी वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, 0 बोल रहा। और बेवकूफ इतना नहीं बता पा रहे थे कि तो हो नहीं था, इसलिए कि स्टेडी स्टेट भी अगर ओपन था तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। इसका अगर वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज 0, तो इसका V नॉट टी तो ऑटोमेटिक 0 आना ही चाहिए था। सेटिस्फाइड है हर एक चीज के लिए। दूसरा, अगर कोई पूछ लेता V नॉट टी इनिशियली कितना होगा, टी टेंडिंग टू 0, कितने पे होगा बेटा, बोलो 0 प्लस या 0 माइनस, कुछ भी कह लो, दोनों से एक ही चीज आएगी। ओके, तो आप बताइए इनिशियली ये स्विच क्लोज था, ये कैसे था, स्टेडी स्टेट पे, ये भी स्टेडी स्टेट पे। भाई इनिशियली भी स्टेडी स्टेट पे ये कैपेसिटर आपका, तो ये फिर से ओपन था, ये भी ओपन था। करंट के वैल्यूज आपने VC1 0, VC2 की वैल्यू निकाला था, नहीं निकाला था, एक का 8 आया था, एक का 4 आया था। तो बताइए तो कितना आना चाहिए, 8 + 4 आना चाहिए भाई, दोनों का समेशन कितना, 12 आना चाहिए, इधर से भी आना चाहिए। देखो जरा, टी की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो ये 1 हो जाएगा, टी की वैल्यू 0 पुट करो ये 1 हो जाएगा। 8 + 4 कितना होता है, 12, तो कितना आएगा, 12 वोल्ट की इक्वल। आप कैसे भी सोचो, सब कुछ पॉसिबल है। थिंक करना आपको आना चाहिए। मतलब मेरा एक क्वेश्चन बिल्कुल जस्टिफाइड है, हर एक चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है इस एक्सप्रेशन में। ओके, तो आप ऐसे दो टाइम कांस्टेंट के क्वेश्चंस को आप ऐसे बना सकते हो। अब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 2 मिनट मैक्सिमम आपको लेना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक, ओपन करो, स्टेडी स्टेट पर रखो, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आएगी, फिर इनिशियली रखो, फिर से इसको ओपन करो, इसकी वैल्यू चेक करो, एक्सप्रेशन आपको पता है। और वैसे पता है टी जब ओपन हो रहा है तो वैसे ही सोर्स फ्री सर्किट है, तो डिस्चार्जिंग तो आएगा, ये कंपल्सरी सिचुएशन है। डिस्चार्जिंग आएगा तो बिल्कुल आएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज को। समझ में आई मेरी बात? तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये चीजें कैसे की जाती है। ओके, अब इसमें आप एक चीज बताओ मुझको, आप बताइए एक चीज, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जा सकता है, आप बताइए जरा इस चीज को, आप बताइए अब क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है इसमें, ध्यान देना जरा, एकदम ध्यान से। अगर मैं कहता आपसे, मान लो मैं कहता आपसे सर्किट वैसे बना दो फिर से, ठीक है, देखो इसमें और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। T = 0, ओके, क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें और, तो चलो मैं अगर इसमें पूछता थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, 4th वन। ओके, अब अगर मैं पूछता, बताइए फाइंड द टोटल initial energy of capacitor, बताइए जरा कितना निकालते हैं आप। अगर इनिशियली कितना इन कैपेसिटर के पास एनर्जी है टोटल, तो कैसे निकालते बोलिए, W0 लिख देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, W1 0 प्लस का कितना, W2 0, सही। W1 का मतलब है इस वाले कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं, तो हाफ C की वैल्यू बोलिए बेटा 1 × 10 पावर कितना, -6 C V²।
VC10 की वैल्यू कितनी है? VC10 की वैल्यू कितनी? 8 वोल्ट की इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा? इंटू 8 का स्क्वायर। सही। प्लस का नेक्स्ट क्या होगा? 1/2 इंटू इसके पास कितना एनर्जी होगा? 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू VC2 की इनिशियली वोल्टेज कितना था? 4 वोल्ट की इक्वल था, तो 4 का स्क्वायर कर दो, ये 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया इनिशियली कितना उसके पास एनर्जी है कैपेसिटर के पास। ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करो तो कितनी वैल्यू आएगी? जरा कैलकुलेट करिए इसको, जरा सब कोई कैलकुलेट करके बताइए बेटा, इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, कितनी है? देखते जरा कितनी आएगी। ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2, 32। ये तो 32 हो गया, 10⁻6 ऐसे रहने दो। इधर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 4 चौक 16, 2 और 8, 8 पंच 40, ये 40 और ये 32, कितना हो गया? 72 जूल। 72। तो ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 72 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये आपके आ गया इनिशियल एनर्जी। ओके, ये आपके आ गई इनिशियली इतना कैपेसिटर पास एनर्जी है। अब बताइए जरा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है। कितनी बेटा? इनिशियल इतनी एनर्जी है कैपेसिटर के पास। ओके, अब आप सोचो इनिशियल एनर्जी ये कैपेसिटर की है, इनिशियल एनर्जी। ओके, अच्छी बात है, इतनी एनर्जी है कैपेसिटर के पास, इतनी एनर्जी है इनिशियल। अब अगर मैं कहता कि मान लो, हटा दो इसको, इनिशियल एनर्जी पता है हमको, चलो अच्छी बात है। अब अगर मैं कहता, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 72 जूल है इनिशियल एनर्जी, ध्यान रखना इस चीज का जरा, 72 जूल है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, 72 जूल है इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी 72 जूल है। बार बार रिपीटेडली मैं कह रहा हूं, इनिशियल एनर्जी कितनी है? 72 जूल है। ओके, कितनी है? 72 जूल के इक्वल है। अब बताइए जरा, अब अगर ध्यान देना जरा, इनिशियल एनर्जी तो 72 माइक्रो जूल है, कैपेसिटर के पास बात चल रही सब कुछ, कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी है, इनिशियली इतनी स्टोर्ड हो रखी है। इस स्विचिंग एक्शन से पहले ही, जब ये स्विच ओपन हो रहा तो उससे पहले ही इतनी एनर्जी इसके पास है। इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि बिफोर स्विचिंग एक्शन हाउ मच एनर्जी द कैपेसिटर विल टोटल एब्जॉर्ब, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इतनी एनर्जी उसने अपने पास रख रखी है। अब अगर ये स्विच आपका क्या हुआ? ओपन हुआ। अब मान लो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आप डेवलप कर सकते हो इनिशियली। अब इस सर्किट का कोई रोल नहीं बचा, हटा दो इसको, इसकी अब जरूरत नहीं हमको। चलो ये लो, अब ये ओपन सर्किट है, यहां पे ये प्लस माइनस कितना है? V0 t की इक्वल है। ध्यान देना आप जरा, अब ध्यान देना बेटा, स्विचिंग एक्शन के बाद सर्किट ये है। अब बताइए इस सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स है? नहीं है, सोर्स फ्री सर्किट है। तो बताइए इस सर्किट में अब जो ये कैपेसिटर के पास जो एनर्जी इतनी स्टोर्ड है, वो एनर्जी कहां जाएगी? वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। आपकी एनर्जी अगर कहीं जाना है तो कहां जा सकती है? ये सोच के देखो, स्टेडी स्टेट पर आप देखो, अगर एट टी इनफाइनाइट देखो तो W इनफाइनाइट कितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास टोटल स्टेडी स्टेट पे बचेगी? आप देखो 0 आएगी। कैसे? ध्यान देना जरा, 1/2 पहला कैपेसिटर बताइए, पहला कैपेसिटर क्या? C1 कितना है? 1 माइक्रोफैरेड। बोलो बेटा, इनटू इसका वोल्टेज स्टेडी स्टेट पे कितना है? स्टेडी स्टेट पे 0 वोल्टेज है। अभी तो आपने देखा ना VC1 VC2 के एक्सप्रेशन, स्टेडी स्टेट पे इसका वोल्टेज अब क्या होगा? 0 के इक्वल आएगा। तो 0 है तो मतलब 0 प्लस VC2 का भी स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना आएगा बेटा? 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 0 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए, तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट इसके पास एनर्जी क्या होगी? 0 जूल की इक्वल। सही, मतलब कैपेसिटर बाद जो इनिशियली 72 माइक्रो जूल एनर्जी थी, वो एनर्जी स्टेडी स्टेट पे कितनी? 0 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गई एनर्जी ना, सोर्स तो हट चुका है, तो गई कहां वो एनर्जी? वो एनर्जी कहीं नहीं गई। वो एनर्जी कहां हुई बेटा? रेजिस्टेंस जो है उसमें डिसिपेट कर गई। तो कितनी एनर्जी अगर पूछता
अगर पूछता हाउ मच एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर्स इज इक्वल कितना आ जाता 72 माइक्रोजूल कूलम। कितना आता बेटा? इतना माइक्रोजूल एनर्जी दोनों रजिस्टर मिलके क्या कर देंगे? डिसिपेट कर देंगे। अब तुमसे थर्ड और क्या पूछा जा सकता है? और ये पूछ सकता था। तो कितने सारे देखो क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कितने सारों को हम जवाब देते चले जा रहे हैं। अब अगर यही पूछता, बताइए 40 किलो ओम ने कितना डिसिपेट किया एनर्जी आफ्टर स्विचिंग? कितना एनर्जी उसने आफ्टर स्विचिंग के बाद कितना एनर्जी उसने डिसिपेट किया? तो आफ्टर स्विचिंग के बाद सर्किट तो ये है, इसके पास कितनी एनर्जी थी जब ये स्विच जैसे ही क्लोज हुआ होगा? इसके पास जो एनर्जी, इसके पास कितनी एनर्जी थी? 72 माइक्रोजूल तो इन दोनों को मिला के थी। इसके पास कितनी एनर्जी थी? इसके पास कितनी थी? C1 के पास जो एनर्जी कितनी थी? हाफ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू C1 की वैल्यू कितनी थी? इनिशियली कितनी वैल्यू थी बताइए? इनिशियली कितनी वैल्यू थी C1 की? 8 वोल्ट। तो 8 का स्क्वायर मतलब 64। 8 का स्क्वायर मतलब कितना? 64। तो 64 मतलब कितना हो गया? 32 माइक्रोजूल। तो मतलब इनिशियली जो इसके पास 32 माइक्रोजूल थी, जैसे ही स्विच क्लोज हुआ होगा और ये जैसे ही सर्किट स्टेडी स्टेट पहुंचा, इसमें टोटल कितनी एनर्जी डिसिपेट किया आफ्टर स्विचिंग एक्शन? आफ्टर स्विचिंग एक्शन इसमें कितना एनर्जी डिसिपेट किया? 32 जूल की, माइक्रोजूल की इक्वल। सिमिलरली इस वाले रजिस्टर में कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ बताया? स्टेडी स्टेट पे कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई? 32 इसमें हो गई, टोटल कितनी थी? 72, बचा कितना? 40। तो 40 माइक्रोजूल इस वाले रजिस्टर में आपका क्या हो गया? डिसिपेट हो गया। टोटल जो आ गया कितना आ गया? 72 फिर से आ गया। स्टेडी स्टेट पे इसके कैपेसिटर के पास बची कितनी एनर्जी है? 0 माइक्रोजूल की इक्वल। सही है, एकदम परफेक्ट है, हमने सब कुछ जान लिया, अच्छी बात है। अब ये तो मैंने कुछ इस तरीके की बात कर दी एनर्जी से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टेडी स्टेट पे इसकी कितनी होगी, कितना डिसिपेट किया, आफ्टर स्विचिंग के बाद क्या हुआ, बिफोर स्विचिंग कितनी एनर्जी थी। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं आपसे, अब ये बताना आप लोग। अब अगर मैं कहूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 5th 6th नंबर जो भी हो, इसी क्वेश्चन में आपसे अगर मैं कहूं फाइंड द परसेंटेज ऑफ इनिशियल एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर कितने सेकंड बाद? यहां मैंने लिखा हुआ है dissipated after switch has been, नहीं, dissipated when switch has been opened for 60 कितना है? मिली सेकेंड, आई थिंक 60 मिली सेकेंड। यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए अब कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब वो एनर्जी बताओ जो डिसिपेट हो रही है, उसका परसेंटेज निकालना है मुझको। अगर स्विच को, जब स्विच आपका स्विचिंग एक्शन हुआ तो स्विच क्या हुआ? ओपन हो रहा है ना स्विचिंग एक्शन, मतलब स्विच आपका कितनी देर के लिए ऑफ हुआ? आपका 60 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हुआ। तब पूछा है कि इतनी देर के लिए अगर ऑफ किया गया स्विच को, मतलब ओपन किया गया स्विच को, तो बताइए इनिशियल जो एनर्जी थी, इनिशियल कितनी एनर्जी थी? लिख दूं मैं, इनिशियली कितनी एनर्जी थी टोटल हमारे पास? 72 माइक्रोजूल की इक्वल। तो आपसे पूछा है इस इनिशियल एनर्जी का कितना परसेंट आपका डिसिपेट हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिसिपेट कहां होगा? इस रेजिस्टेंस पे डिसिपेट होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो ना बेटा। तो आप बताइए, अब आप पास ये तो खतरनाक है भाई, कैसे निकालोगे बताइए जरा। आप लोग सोचिए, पहले सोचिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको। आप पहले एक बार सोच के देखिए, इनिशियली इतनी एनर्जी फिक्स्ड है, अब 60 सेकंड आ गया, स्टेडी स्टेट नहीं पूछा। स्टेडी स्टेट पे पूछता कितनी एनर्जी, कितना परसेंट डिसिपेट हुआ, आपका पूरा ही आपका 100% डिसिपेट कर गया स्टेडी स्टेट पे।
बट अब अगर हम 60 सेकंड की बात करें तो 60 सेकंड तक जब ये स्विच ओपन था तब तक कितना एनर्जी डिसिपेट किया इन दोनों में, उसका परसेंटेज पूछा है इनिशियल के रिस्पेक्ट में। ओके, तो मैं कहूंगा W60 आपको निकालना पड़ेगा। ओके, W60 आपको निकालना पड़ेगा। आप बताइए जरा कैसे निकालेंगे आप? सिंपल है ना, कैपेसिटर की जो 60 सेकंड पे जो एनर्जी होगी, कैपेसिटर की जो 60 सेकंड पे एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी जो 60 सेकंड तक जितनी एनर्जी डिसिपेट कर गई होगी, उसके बाद जो एनर्जी बच गई होगी उसके पास, वो एनर्जी कहलाएगी कैपेसिटर की एनर्जी। तो अगर मैं 60 सेकंड पे कैपेसिटर की इन दोनों की एनर्जी का सम निकाल लूं और उसमें से मैं माइनस कर दूं इनिशियल एनर्जी को, तो जो उनका डिफरेंस आएगा वही तो डिसिपेटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा ना बेटा। बताओ ना मेरी बात, बिल्कुल सही कि नहीं सही है? या दूसरे ऑप्शन थे, दूसरा ऑप्शन क्या थे, आप इसमें करंट फाइंड आउट करो, इसमें करंट फाइंड आउट करो। ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन तुम्हें पता है, ये लिखा है VC2 VC1, इसका करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। वोल्टेज डिवाइड बाय कितना, ओम की वैल्यू। इसका डिसिपेशन अगर निकालना है 60 सेकंड पे तो I जो आएगा उसमें T की वैल्यू 60 सेकंड आप पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल लो, दोनों जोड़ दो, वो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर और सिंपल वे में सोचो कि इनिशियल एनर्जी अगर 72 माइक्रोजूल है, आपसे अगर मैं पूछ लेता बताइए स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर की कितनी एनर्जी होगी, 0 होगी। अब अगर मैं कह देता नहीं मुझे बताओ 60 मिली सेकेंड पे कैपेसिटर के पास टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, तो आप बताइए क्या होगा, 1/2। किसी भी इंस्टेंट पर आप कैपेसिटर की एनर्जी निकाल सकते हो, क्या होगा 1/2। पहले वाले कैपेसिटर निकालें तो 1 × 10 पावर माइनस कितना 6 बेटा, इनटू कौन सी वैल्यू, VC1 की 60 सेकंड पे वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कितनी आएगी, बोलिए जरा। 4, VC1 की वैल्यू कितनी 8, e⁻⁻ कितने मिली सेकेंड 60, तो 60 पुट कर दो इनटू 10⁻³ डिवाइड बाय कितना बेटा 0.04, और इसका क्या बेटा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, प्लस का 1/2। नेक्स्ट कौन सा है ऊपर वाला, 5 × 10⁻6 इंटू VC2 की 60 सेकंड वैल्यू, इसकी 60 सेकंड वैल्यू निकालोगे 4 × e⁻60 × 10⁻³ डिवाइड बाय कितना बेटा 0.1, और इस टोटल का क्या स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, सही है, सही है बेटा। दूसरा तरीका मैं बता चुका हूं, करंट के थ्रू आप निकाल सकते हो, I² × R करके आप क्या निकाल सकते हो, वॉटेज वैल्यू निकाल सकते हो। जूल अगर निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं आसान चीज बता रहा हूं आपको, अगर एनर्जी निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगी वो अगर आप देखो टाइम का फंक्शन, उसमें अगर टी की वैल्यू पुट करोगे तो वो पावर की वैल्यू आएगी। एनर्जी निकालना होगा 0 से 60 सेकंड के बीच में, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, पावर का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ओके, तो मैं आपको इसलिए आसान रास्ता बता रहा हूं। ओके, तो W60 पे आप कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट कर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कैलकुलेट कर कितना आएगा। मेरे हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, ये टोटल आएगी वैल्यू, देखना जरा 13.64 के आसपास आएगी, देख लेना आप लोग, कैलकुलेट कर लेना, 64 माइक्रोजूल के आसपास आएगी। दोनों को समीशन, दोनों को सम करोगे तो लगभग 13.64 माइक्रोजूल के आसपास आएगी। बेटा कैलकुलेशन खुद आप कर लेना। ओके, इतना मैं समझ रहा हूं कि आप कर सकते हो। तो ये आगे 60 सेकंड पे कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है। अब बताइए, इनिशियल एनर्जी तुम्हें पता है, 60 सेकंड में भी तुम्हें कैपेसिटर की एनर्जी पता है, तो बोलो 60 सेकंड पे जो 60 मिली सेकंड पे जो एनर्जी कैपेसिटर होगी वो भाई इनिशियल से कम आ रही कि नहीं आ रही। इनिशियल कितना 72, 60 मिली सेकंड पे कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी बची, जो इनका डिफरेंस आया वो गया कहां, डिसिपेट हुआ ना। इसका मतलब 0 से 60 मिली सेकंड के बीच में जो एनर्जी डिसिपेट हुई कितना होगा, तो W डिसिपेटेड फ्रॉम इन 60 मिली सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल कितना है 13.64। इन दोनों जरा बेटा माइनस कर लो, फटाफट बताइए कितना आएगा। दिस विल कम आउट टू बी
72 माइनस 13.64 इज इक्वल टू आएगा 58.36 की इक्वल, 58.36 की इक्वल, 58 कितना है, 58.36 की इक्वल, 58.36 माइक्रो जूल की इक्वल। सही है, तो इतना माइक्रो जूल एनर्जी आपकी क्या हो गई, डिसिपेट कर गई 0 से 60 मिलीसेकंड के बीच में। ओके, समझे? अब बताइए, लेकिन उसने परसेंटेज पूछा था किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो बोलो 58.36 डिवाइड बाई कितना है इनिशियल, 72 इंटू कितना 100 कर दो बेटा, कितना परसेंट आएगा जरा निकालिए सबको, कितना परसेंट आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 72 इज इक्वल टू, ये आ गया 81.05%, 81.05%। मतलब कि इनिशियल आपके पास 100% एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी 72 माइक्रोजूल थी, और 60 सेकंड के बाद जो कैपेसिटर के पास एनर्जी बची वो कितनी बची, 13.64। इसका मतलब कि रिमेनिंग एनर्जी जो थी 58.36 उतना डिसिपेट कर गए थे। इसका मतलब आप क्या कहोगे, 0 से 6 मिलीसेकंड बीच में इतना एनर्जी डिसिपेट हुआ, तो इनिशियल का कितना परसेंटेज डिसिपेशन में खत्म हो गया, 81.05%। इतनी एनर्जी डिसिपेट कर चुकी 0 से 6 मिलीसेकंड के बीच में ही। अब 6 सेकंड का आ गया और आप बढ़ोगे, स्टीडी स्टेट अप्रोच करोगे, तो जो बची खुची एनर्जी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, डिसिपेट कर जाएगा, और स्टीडी स्टेट जाके कैपेसिटर एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 के इक्वल। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मैं बता सकूं। तो गेट में अगर आप देखोगे तो कम से कम 3 से 4 साल इन सब कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली एनर्जी, कितना परसेंट होगा, कितना डिसिपेट हुआ, कितना स्टोर किया, इतने सेकंड पे क्या हुआ। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई कि कभी 2 टाइम कांस्टेंट के सेपरेट सर्किट अगर डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप उनका अलग अलग इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं, आपको लाप्लास ओप्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये आपका क्या था, ये आज का क्वेश्चन था जो मैंने लिया, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने लगभग आपकी गेट बुक ले लो या कोई भी चीज ले लो, कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। दिस इज माय मोटिव। एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिसमें आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन में क्रिएट करके दिखाऊंगा जो आपके गेट में ही पूछा गया। पलट के देख लेना बेटा, अगर ना आपको विश्वास हो रहा हो आप पलट के देख लेना कि उसी टाइप के सर्किट में कभी पूछता है कितना परसेंट डिसिपेशन, कभी पूछता है स्टीडी स्टेट पे कितना, कभी पूछता है इतना तक रीच करने में कितनी एनर्जी आपकी चली गई। तो ये सब यही टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने इस पे इतना फोकस किया। ओके, तो चलिए, तो अब फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, और अब नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आप जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं बहुत सुपर क्वेश्चन लेने वाला हूं। कैसे? उसमें मैं इंडक्टेंस को भी इंक्लूड करूंगा, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं इंक्लूड करूंगा, और उसमें मैं ट्रांजिएंट को भी इंक्लूड करूंगा विद डीसी एक्साइटेशन, और देखेंगे उसमें क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उस सर्किट के ऊपर। बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके के क्वेश्चन कभी ट्राई किए होंगे, जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो, इंडक्टिव एलिमेंट भी हो, रेजिस्टेंस भी आपका हो, स्विचिंग एक्शन भी हो, और डीसी एक्साइटेशन भी हो। मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा उसको सॉल्व करने में विद ट्रांजिएंट एनालिसिस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रांजिएंट एनालिसिस। ओके, आपको मैं जबरदस्त बना दूंगा ट्रांजिएंट में। यू जस्ट फॉलो ऑल दिस 250 डेज सीरीज, दैट्स इट। आप इसको फॉलो करो, आप ट्रांजिएंट के सुपरस्टार बनोगे। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस जो मैं सिलेक्ट करूंगा ना, आप कहीं नहीं दिए जाते इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं, और अभी आगे और मैं बताऊंगा 2-2 स्विचिंग आ जाएंगे, 3-3 स्विचेस आगे, तो कैसे सॉल्व करोगे आप क्वेश्चंस को। मिक्सिंग अगर करोगे आप कई चीजों की, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टर और रेजिस्टेंस का मिक्सिंग क्वेश्चन करके ट्रांजिएंट एनालिसिस में शायद ही कुछ लोग किए होंगे कभी क्वेश्चन इस तरीके का। ओके, बट मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आप फुलफिल कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन के साथ, और उसमें हम लोग ढेर सारे एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, 5-6 क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगा वहीं पे, तो आपको ट्राई भी करना है बेटा। और ऐसे ही सोचा करो जैसे मैं सोचता हूं क्वेश्चंस को, आप भी सोचना डेवलप करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बजाय 5-6 अच्छे क्वेश्चन उठाओ, और उसमें 50 क्वेश्चन आप सोच के देख लो। हर टाइप की चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, आपके कंसेप्ट के ऊपर सब कुछ होता है। ओके, थैंक यू सो मच, और आगे मिलेंगे और आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।